All right, hi guys, good morning. ठीक है, 7-8 लोग आ चुके हैं. ग्रेट. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटलिस्ट के रोल के बारे में भी डिस्कशन करा था. उसके बाद हम लोगों ने ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड उससे एसोसिएटेड टॉपिक्स का डिस्कशन करा था. ठीक है. इसमें इफ यू रिमेम्बर, एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसका. सो रिएक्शन मैकेनिज्म और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इनके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमने प्रैक्टिस किए थे कि आपको अगर मैकेनिज्म दे दें और फास्ट स्लो स्टेप्स बता दें तो आप उससे कैसे ओवरऑल रेट का एक्सप्रेशन निकालोगे, ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे, एंड किस तरीके से इंटरमीडिएट को हमें रिमूव करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, बिकॉज फाइनल रेट एक्सप्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट के टर्म्स में लिखा जा सकता है. ठीक है. एंड देन मैंने एक आध डिटेल क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल कैसे लिखते हैं वो भी बताया था. ठीक है. एंड विद इन द एनर्जी प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, ये दोनों सेम ही चीज होती है, इनको इंटरमीडिएट के साथ में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. राइट. ये जो पीक होती है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एंड ये जो ऐसे बीच में वैलीज होती है या मिनिमा होता है उनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं. तो वो हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे समझा था उनके बीच का डिफरेंस. एंड अगर आपको एक ओवरऑल के मिल रहा है तो उससे किस तरीके से हम लोग ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं वो भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताया था. देन मैंने आपको बोला था कि हमारे मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर के खत्म होने जा रहे थे. हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से एक टॉपिक था काइनेटिक्स के ऊपर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो इसमें मैंने आपको बताया था दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन ही अब्सॉर्ब करता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ या लैम्डा का, कोई रैंडम फोटोन नहीं चलता है. एंड जितने ज़्यादा फोटॉन्स डालेंगे,
जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी लाइट की उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, एंड टेम्परेचर से इन रिएक्शंस को फर्क नहीं पड़ता है। एंड इसमें हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था क्वांटम यील्ड, जिसको हम लोग कहते थे कि इट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड। एंड इसके ऊपर मैंने एक दो सैम्पल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। देन ये वाला टॉपिक मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मॉनिटर, हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को अगर हमें क्वेश्चंस में प्रेशर के अलावा कोई और टर्म मिल जाता है, ठीक है, लाइक सॉरी प्रेशर क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन के अलावा कोई और टर्म मिल जाता है, तो उस डेटा से कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट फिगर आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे सिंपल पहले प्रेशर मेजरमेंट का तरीका बताया था, और मैंने बोला था कि देखो ये एक रिएक्शन है, A goes to B गैस प्लस C गैस, एंड मुझे इसका ये इंफॉर्मेशन पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब मुझे इसका रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे डेटा लगेगा, ठीक है। बेस्ट डेटा क्या हो, अगर मुझे ए का ही डेटा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT। तो अगर कोई मुझे A0 दे दे, AT दे दे और टाइम दे दे, तो मैं K निकाल लूंगा, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर कैसा है कि ये क्या गैशियस स्टेट में सब कुछ हो रहा है, और अकेले एक ही कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर पाना इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं मेजर भी कर पाऊंगा मैनोमीटर लगा के, तो मैं तो पूरे सिस्टम का ही प्रेशर, टोटल प्रेशर ही मेजर कर पाऊंगा। तो मैंने बोला कि यही चीज को अगर हम, ठीक है, इसी का डेटा ले लेते हैं, फिर भी हम लोग के निकाल पाएंगे, ठीक है, इन्हीं के टर्म्स में। एंड उसी में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि अगर मान लो A गोज टू B गैस प्लस C गैस, इस तरीके से मैं लिखूंगा, ठीक है, और टाइम जीरो पर इसके A मोल्स होंगे एंड B और C के जीरो रहेंगे, A के A माइनस एक्स और B एंड C के X एंड X मोल्स रहेंगे। तो कैसे हम लोग प्रेशर को मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर को टोटल मोल्स के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना। टोटल प्रेशर को टोटल मोल्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अभी कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पी नॉट टू द टोटल मोल्स विच इज ए टाइम जीरो पर, एंड टाइम टी पर टोटल प्रेशर पी टी विल बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल मोल्स विच विल बी सम ऑफ दीज थ्री, ए माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स। तो इससे मुझे समझ में आया कि ए को मैं पी नॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ, और एक्स को, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहीं पर एड सब्ट्रैक्ट किया इन इक्वेशंस को, तो इससे मुझे समझ में आया कि पी टी माइनस पी नॉट करने पर एक्स आ जाता है। तो बस अब मुझे ये जो के टी का एक्सप्रेशन पता है, ln ए नॉट अपॉन ए टी या फिर ए अपॉन ए माइनस एक्स, उसमें मैंने ए की जगह पी नॉट डाल दिया और एक्स की जगह पी टी माइनस पी नॉट डाल दिया। एंड मैं ऐसा क्यों कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्स्टेंट यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है, डिवीजन हो रहा है ना। तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्स्टेंट्स थे, क्योंकि प्रेशर और मोल्स में प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर टी अपॉन वी, ठीक है, आर टी अपॉन वी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, तो वो कट जाएगा, और आर टी वी ये सब चेंज हो ही नहीं रहा है हमारे वेसल का, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और हमारा ही आंसर आ गया था, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग जो कि हम लोगों ने करा था एज एन एग्जांपल, इफ वी रिप्लेस द प्रेशर और इफ वी रिप्लेस कंसंट्रेशन विद प्रेशर, ठीक है। इसी पर थोड़ा सा और मैं आज कंटिन्यू करते हुए एक दो एग्जाम्पल्स आपको और बता देता हूं, एंड नोटिस करना दैट इन एग्जाम्पल्स के लिए मैं अब आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा कि वो फॉर्मूला से हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिना कुछ ज्यादा डिटेल में गए, ठीक है। सो यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जो प्रेशर मेजरमेंट था उसी के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं।
ठीक है। सो मान लो मैं आपको देता हूँ, शायद आप लोग ट्राई करके एक बार मुझे बताना चाहो कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, सेम ही एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी एक्चुअली मेक इट सिंपलर फॉर यू। ये रहा आपका एग्जांपल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन ओनली। रुको यार, इसको एक्चुअली को पूरा ही ले लेते हैं ताकि मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी रहेगा। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। है ना, ये हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, ठीक है, लास्ट क्लास में। अब अगर आपको ये क्वेश्चन का तरीका समझ में आया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करते हैं, पर इस बार थोड़ा सा चेंज के साथ में। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही रिएक्शन है, प्रेशर का ही मेजरमेंट हो रहा है, पर इस टाइम क्या हुआ कि ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं क्या स्टार्टिंग में डेटा लेना भूल गया। ठीक है, टाइम जीरो पर मैं डेटा लेना भूल गया। पहले यहाँ पर कैसा था, ऊपर देखोगे तो टाइम जीरो पर और टी टाइम पर डेटा था। ठीक है, बट क्या हुआ, मैं टाइम जीरो पर डेटा लेना भूल गया, टी टाइम पर लिया तो एक पीटी डेटा मिला। ठीक है, एंड फिर मैंने बोला कि चलो अब खूब सारा टाइम निकलने देते हैं ताकि रिएक्शन पूरा हो जाए, एंड फिर उस पर प्रेशर मेजर करते हैं, और उस पर प्रेशर जो आया उसको मैं बोल रहा हूँ पी इन्फिनिटी। टी मैंने डाला इन्फिनिटी, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाद कि पूरा रिएक्शन हो गया ऑलमोस्ट, एंड उस टाइम पर जो प्रेशर मिला उसको मैं बोल रहा हूँ पी इन्फिनिटी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि अब मुझे के निकाल के दो इन टर्म्स ऑफ पी इन्फिनिटी, पी टी एंड टी। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहला करा था, बट इस बार डेटा थोड़ा सा अलग हो गया। तो एक बार मुझे इसके लिए ट्राई करके बताओ इसमें क्या बैठ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने वो जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का क्विज भेजा था ग्रुप पे, उसके क्वेश्चंस पढ़े एक बार? आप लोगों ने ट्राई करे वो क्वेश्चंस, किसी ने भी? यस सर। ओके, सो शुड आई सेंड मोर सच क्विज, मतलब थोड़े से और बनाऊं, आप लोगों को अच्छे लग रहे हो वो? यस। ओके, तो उसमें कुछ कुछ ट्रिक क्वेश्चंस थे जिनमें आपको कुछ अगर डाउट आया है, डिफिकल्टी आई है तो मुझे पूछो, बताओ। ठीक है, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं उस चीज़ को। वैसे तो मैंने जैसे बताया आपको कि उसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से अगर उसको पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। पर वो कैसा है कि एकदम बीच बीच के बारीक बारीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो वो कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे और पुराने चैप्टर्स के भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अभी जैसे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का करा है, मैं एक बार अभी आयोनिक का भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। हाँ सर।
ऑलराइट अगर आपने ट्राई करा हो तो एक बार मैं वापस से इसी तरीके से आपको एनालिसिस करके बता दूं कैसे लगेगा, कैसा चलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सेम तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर करा था कि रिएक्शन देखेंगे। सो ए गैस, उसको जूम कर लेता हूँ। आंसर आ गया किसी का तो बोल भी दो मुझे एक बार, लेट मी सी। एंड इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा, मतलब एंड ऑफ रिएक्शन में ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और इनके ए और ए मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी कैसा था, टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स, राइट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टोटल, अभी टाइम जीरो का तो मेजरमेंट है नहीं तो टाइम जीरो पे कोई फायदा नहीं है। एक यहाँ पर रहेगा पी टी विच विल बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एंड एक टाइम इन्फिनिटी पे बोला है, पी इन्फिनिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, टू ए के, ए प्लस ए के। ठीक है, तो इन दोनों से मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू पी इन्फिनिटी बाय टू, एंड एक्स, एक्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो मैं अगर करूंगा तो वो आ जाएगा पी इन्फिनिटी, और यू कैन से पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय टू, पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय टू। कैसे आया ये मुझे, मैंने ये यहाँ से जो ए था, ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये x और x तो कट गया और फिर इस a को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला गया तो पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय टू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, के टी क्या होता था, लॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए टी। तो अब मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, ए की जगह क्या लिख दूंगा, पी इन्फिनिटी बाय टू, एंड टी की जगह क्या लिख दूंगा, पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय टू। तो ये क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू लॉन पी इन्फिनिटी बाय टू अपॉन ये अपॉन टू हट जाएगा, पी इन्फिनिटी बाय टू अपॉन ये हो जाएगा पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, है ना, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म से हमारा के टी आ जाएगा। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, देख लो। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका या फिर एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका बता देता हूँ। वो फॉर्मूला बेस्ड तरीके से क्या होगा, वो फॉर्मूला बेस्ड तरीके से आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीका मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर मेजर कर रहे हैं या फिर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं या फिर ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर रहे हैं
या फिर अब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा पैरामीटर जो कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली लिखा देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो लेट मी डबल स्टार इट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, मतलब इजी कर देता है ये चीजें आपके लिए। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, Q क्या है? एनी पैरामीटर, ठीक है, एनी पैरामीटर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कोई ऐसे पैरामीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, देन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिसका ऐसे R इज इक्वल टू मतलब के A की पावर 1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग K कैसे लिख सकते हैं? KT इज इक्वल टू लॉन Q infinity माइनस Q नॉट अपॉन Q infinity माइनस QT। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसमें Q infinity क्या रहेगा? पैरामीटर एट t इक्वल टू इंफिनिटी, QT रहेगा पैरामीटर एट टाइम t, एंड Q नॉट रहेगा पैरामीटर एट टाइम t इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये तीन का आइडिया लग जाएगा, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला में डालना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी नोटिस करना, ये फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैं आपको यही दोनों क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसी फॉर्मूला पर, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को यूज करते हुए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, लेट मी डू दिस थिंग, लेट मी जूम आउट अ बिट, एंड मैं यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, यहाँ पर एक और सोल्यूशन साथ में इसके लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने अभी आपको क्या बताया, मेरा फॉर्मूला था, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, फॉर्मूला था लॉन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मेजर हो रहा है, अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे किस किस का डेटा दिया हुआ है? पी नॉट और पी टी का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है पी नॉट एंड पी टी। ठीक है, तो मुझे सोचना पड़ेगा पी इंफिनिटी के बारे में। ठीक है, कि पी इंफिनिटी क्या होगा? ठीक है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब वो सोचने के लिए क्या करूंगा, मैं रिएक्शन का एक बार एनालिसिस देखता हूँ क्विकली। ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये a है, 0 0 है, एंड टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? ये a और ये a बन जाएगा। ठीक है, एंड क्योंकि टोटल प्रेशर टोटल मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स, तो ये मुझे कैसा दिखेगा? दैट पी नॉट तो a के प्रोपोर्शनल था, एंड p इंफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? 2a के। दिख रहा है ना? तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशनशिप मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा रिलेशनशिप दैट P infinity is 2 times P naught, जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, तो ये मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, KT इज इक्वल टू लॉन P इंफिनिटी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 P नॉट,
एंड दैट्स इट। अब देख लो ये मेरा आंसर मैच कर रहा है क्या। KT इज इक्वल टू लॉन पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस PT, ये है और ये लास्ट क्लास का आंसर है। क्या ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे ऐसे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, लॉन ऑफ P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT इज इक्वल टू KT। ठीक है, चलो यही चीज मैं इधर भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप पहले ऑब्जर्व कर लो इसको। ठीक है, फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन में भी वापस यही फॉर्मूला लगा के सेम आंसर लेके आऊंगा। ठीक है, चाहिए तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखा ये? अच्छा, अभी इसमें देखो, ये अगले वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन है, इस पे भी मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, ln P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब इसमें देखना क्या क्या गिवन है, इसमें आपको PT एंड P इंफिनिटी गिवन है। ठीक है, आपको P नॉट के बारे में एक्चुअली सोचना पड़ेगा कि क्या करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा एनालिसिस, तो आप P नॉट को निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। टाइम 0 पर ये A हो जाएगा एंड टाइम इन्फिनिटी पर ये A और A हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें अब आप देखोगे तो वापस से कैसा दिखेगा, P नॉट इज प्रोपोर्शनल टू A एंड P इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2A, राइट। तो यहाँ से आपको क्या दिखने जा रहा है, इससे यू विल गेट दैट P नॉट इज इक्वल टू P इंफिनिटी अपॉन 2, है ना। बस तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग तो क्या बन जाएगा, लॉन P इंफिनिटी एंड P नॉट को क्या करा, P इंफिनिटी अपॉन 2 अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT इज इक्वल टू KT। बस देख लो अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एकदम मैच कर रहा है। तो आपका ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज विच इज अ वेरी वेरी मतलब इजी टू डू। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया कि दिस कैन बी यूज्ड, ठीक है, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ठीक है, इसमें बस ये इंश्योर करना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हो एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो। ठीक है, जो पैरामीटर है और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो उसमें आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बुकलेट देखें, उसमें कोई क्वेश्चंस अगर हमें दिख रहे हैं इसके ऊपर, तो इसमें ये कैसा है ना, ये डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर डिफिकल्ट सवाल बनेगा तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हमने पहले देखे हुए हैं, जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हुए हैं स्टार्ट में चैप्टर के, वही आपके लिए काफी रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ कोई क्वेश्चन। इसमें प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर जैसे ये देखो, ये एक क्वेश्चन आया। ठीक है, अब इसको स्नैप कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, एक्चुअली ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बोला था सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था दैट इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाला एग्जांपल ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो ये कैसा था, फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कैसा था, C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6, right? Sucrose, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है ना। तो अब इतना चलो आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दे रहा है। ठीक है, एंड अब इसमें बोला जा रहा है दैट इट कैन बी फॉलोड बाय नोटिंग। ठीक है, नथिंग यही है, नोटिंग है, नोटिंग द चेंज इन रोटेशन of plane of polarized light in a polarimeter। ये सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये क्या तरीका हो गया, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट
ये क्या चीज होती है, ठीक है। अब एक्चुअली और फिर आपको डेटा दिया हुआ है कि इफ ये आर इन्फिनिटी है, ठीक है, एफ इन्फिनिटी नहीं है, ये आर इन्फिनिटी है, आर इन्फिनिटी आर टी एंड आर नॉट आर द रोटेशन एट टाइम 0 टी एंड टी नॉट, ठीक है। तो फिर उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हम लोग के कैसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अश्विनी मुझसे पूछ रही है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है, तो हाँ अश्विनी, मतलब ये एक्चुअली क्या होते हैं, आइसोमर हो गए, ठीक है, ठीक है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, बट कैसा रहता है इनका, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको, थोड़ा सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे ही साइड नोट में यहाँ पर देखना। जैसे मान लो C3H4 कंपाउंड है, ठीक है, तो C3H4 में अभी इसका एक स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनकी दो अलग अलग प्रॉपर्टी, इनकी दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, बट क्योंकि फॉर्मूला इनका सेम है तो इनको हम आइसोमर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसा है, इनका दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, पर इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा, और उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। ओके। तो अब कैसा है कि कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें कैसा बोला है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं ऐसा कुछ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, रोटेशन रोटेशन मेजर कर रहे हैं हम लोग, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब कैसा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये रोटेशन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, आपको नहीं दिया हुआ है पर आप अज्यूम कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन रोटेशन के प्रोपोर्शन होगा। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको आपका फॉर्मूला यूज करना है और के का आंसर देना है। तो उसमें कैसा हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। ठीक है, सीधा आप फॉर्मूला यूज करो एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपको समझाने जाऊं कि ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट क्या होता है, ठीक है, तो वो अपने आप में एक पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। ये पोलारीमीटर करके एक डिवाइस आता है, तो उसमें क्या होता है, मैं एक छोटा सा ऊपर ऊपर से आइडिया देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अच्छा, आप लोगों में से किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है क्या, कोई फोटोग्राफी करता है, देखता है? तो कभी ऐसे एक फिल्टर देखा हो, पोलरॉइड फिल्टर होता है किसी ने कभी देखा है ऐसा? चलो मैं एक बार के लिए दिखाता हूँ, रुको, यूट्यूब पे दिखाता हूँ। अम, हम्म, रुको, पोलरॉइड फिल्टर। सो कहाँ पर दिखेगा, नहीं, पोलरॉइड
फिल्टर इफेक्ट, देखो पोलराइज्ड वर्सेस नॉन पोलराइज्ड सनग्लासेस। हाँ ये देखो, तो जैसे ये वाला अगर आप देखोगे फोटो, ठीक है, अरे यूट्यूब वीडियो नहीं खोलना, तो इसमें कैसा हो रहा है, इसमें नॉन पोलराइज्ड मतलब ये नॉर्मल ग्लास लगा रखा है, ठीक है, नॉर्मल ग्लास लगा रखा है, और यहाँ पर जो चश्मा पहना है आदमी ने, उसमें कैसा है, अरे उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, उस चश्मे के ऊपर एक कोटिंग बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा इनफैक्ट ये वाला फोटो भी एक अच्छा रहेगा, बट अरे इसमें ये बेस्ट है। हाँ ये देखो, ये इसमें कैसा हो रहा है, ये बिना फिल्टर का है और ये फिल्टर का है, ठीक है। तो बिना फिल्टर वाले में क्या हो रहा है कि जो लाइट आती है, ठीक है, वो सब एंगल से आती है, ठीक है, सारे एंगल से वो आने देता है नॉर्मल ग्लास में, ठीक है। बट अगर हम लोग पोलरॉइड फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, एक पोलराइज्ड फिल्टर लगा देते हैं, तो वो क्या करता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से ही लाइट को आने देता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिल्टर लगा रखा है, ठीक है, और ये लाइट डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, थोड़ा थ्री डी इमेजिन करने की कोशिश करो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आ रही है, तो ये क्या करेगा, सबको बस सीधा ही आने देगा, ठीक है। तो ये फिल्टर का काम होता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस ऐसा, लेकिन एक फिल्टर होता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोगों को क्या पता पड़ा कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन के थ्रू लाइट थ्रो करते हैं, ठीक है, ऐसी फिल्टर लाइट को थ्रो करते हैं, तो ये सब्सटेंस क्या करता है, उस लाइट को, ठीक है, उस लाइट के प्लेन को, ठीक है, जो पहले वर्टिकल था उसको रोटेट कर सकता है, ठीक है, क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, और वो कितने एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है, ये जो थीटा एंगल रोटेशन होगा, ये इस सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मान लो सुक्रोज जो कंपाउंड है, ठीक है, वो रोटेशन करता है, हाँ 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 एकदम सही विशाल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, तुमने पढ़ा हुआ है क्या ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी? नहीं सर, वो क्वेश्चन पढ़ रहा था तो। हाँ तो उसमें कैसा होता है, जो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको लेवो बोल देता है, ठीक है, वो सिर्फ नाम है। पर कैसा होता है कि कोई भी एक कंपाउंड का ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, अगर वो रोटेट कर सकता है, ठीक है, कई कंपाउंड तो ऐसे हैं जो कि रोटेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं कि वो रोटेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट जो कंपाउंड रोटेट कर पाते हैं, तो उसमें वो कितने एंगल से रोटेट करेंगे, ठीक है, अगर मैं उनका 1 मोलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन लूँ 1 मोलर, तो वो कितने एंगल से रोटेट करेंगे वो उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये भी एक अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का तरीका हो गया, ठीक है। कैसे, मान लो मेरे पास अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन रखा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है मुझे, ठीक है, और ये मेरा जो एंगल रोटेट हुआ, ठीक है, जब मैंने इसके थ्रू ये लाइट डाली तो अल्फा एंगल रोटेट हुआ, ठीक है, तो थीटा तो सी के प्रोपोर्शनल था, तो अल्फा नहीं मतलब थीटा 1 मोलर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है, तो अल्फा विल बी प्रोपोर्शनल टू सी। तो अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी का वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है।
तो ये एक्चुअली एक तरीका होता है जिससे हम लोग सब्सटेंसेस जिनको लेट से हम प्रेशर नहीं मेजर कर सकते, जिनका हम टाइट्रेशन नहीं कर सकते, उनका मेजरमेंट करना है तो हम ये तरीका यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। कि मान लो मेरे पास ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं है कितनी है, इसके थ्रू मैं लाइट थ्रो करूंगा और वो अल्फा रोटेशन शो करेगा, और मुझे पता है कि 1 मोलर अगर रखते तो थीटा रोटेशन था, ये मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है, बुक्स में टैबुलेट करके लिखा हुआ है कि 1 मोलर है तो थीटा रोटेशन होगा, तो मैं अल्फा रोटेशन पर कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज भी एक तरीका हो गया मेजरमेंट करने का। ठीक है, ऐसे ही और भी तरीके होते हैं। ठीक है, एक अब्जॉर्बेंस करके भी एक मेथड होता है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स जो हैं वो सब्सटेंस अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी चेंज जाती है। ठीक है, तो ये सब एडवांस्ड मेथड्स होते हैं, पर हमारे लिए जो लर्निंग है वो ये है कि भाई अगर कोई भी तरीका है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, और उसमें ये चीज एप्लीकेबल है दैट कॉन्सेंट्रेशन एंड पैरामीटर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो हम लोग डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना, उसका फॉर्मूला रहेगा क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू टी। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, फिर एक और अब मैं एक मिसलेनियस टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग थोड़े से फर्स्ट ऑर्डर में ही कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, सम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो हम लोगों ने कैसा पढ़ा हुआ है, सिंपल सिंपल रिएक्शन पढ़ा था, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ए गोज टू बी, ऐसा वाला पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिफिकल्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब कैसा हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ए बी में जा रहा है एज वेल एज सी में जा रहा है, और दो अलग अलग रिएक्शन है जिनका अलग अलग रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2। ठीक है, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट रिएक्शन स्लो हो, सेकंड रिएक्शन फास्ट हो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन स्लो होगा तो बी का अमाउंट कम बनेगा और सी का अमाउंट ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में दो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में ही डील कर रहा हूं मैं, तो ये इससे डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल वंस। ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ए गोज टू बी प्लस सी, इसमें कैसा होता था, इसमें हमेशा बी और सी का सेम अमाउंट ही बनेगा। ठीक है, इसमें कैसा होता था, बी एंड सी आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि ये एक सिंगल रिएक्शन ही होता था। ठीक है, बट यहाँ पर कैसा हो सकता है, यहाँ पे पैरेलल काइनेटिक्स है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ बी एंड सी फॉर्म्ड कैन बी डिफरेंट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करके
आपको मैं सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर। सो गिवन क्या क्या है अपने को यहाँ पर देखना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है। रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू ए की पावर 1, ठीक है। एंड रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन जो कि C बना रहा है, उसके लिए भी आपको दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और उसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। देन आपको ये भी दिया हुआ है दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is equal to A naught, initial concentration of B and C is 0, ठीक है। B और C नहीं है स्टार्टिंग में। अब आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन हाँ विशाल का आप विशाल सही कह रहे हो कि पैरेलल काइनेटिक्स एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर कैसा है ना, जैसे आपका बुकलेट मैं खोलूंगा ना, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये प्रीवियस ईयर काइनेटिक्स जो है, सॉरी, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें काफ़ी टाइम पहले ना एक क्वेश्चन आ गया था। अरे यार सॉरी, क्लोज ही हो गया, एक मिनट। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें जैसे ये वाला देखो, तो इसमें क्या हो गया, ये पैरेलल काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब वैसे तो ये केरला पीएमटी ने दिया था, बहुत पहले दिया था, ठीक है। पर कैसा है कि अगर मान लो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि अगर कोई चांस बाय चांस आ जाए, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अटक जाओ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ बहुत मैं आपको यूनिक सी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो ए टी बी टी एंड सी टी क्या होगा, ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है, कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब वो आप ऑब्जर्व करना। हम लोग जाएंगे फंडामेंटल इक्वेशंस पर, ठीक है। जो इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल इक्वेशंस, इनसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए के बारे में, कि ए के अंदर चेंज कैसे आ रहा है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी, ए के अंदर चेंज कैसे आ रहा है, ए फर्स्ट रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है और सेकंड रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है। सो कैसे कंज्यूम हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर से, सो माइनस K1 इंटू ए एंड माइनस K2 इंटू ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज बीइंग कंज्यूम्ड in both reaction, A is consumed in both reaction। तो ये आपका पहला फंडामेंटल इक्वेशन बन गया। अच्छा, B के बारे में क्या होगा, B is produced in first reaction। तो मैं B के बारे में क्या लिखूंगा,
दैट dB by dt, ठीक है, और ये प्रोड्यूस हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, एंड ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, K1 इंटू ए के, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो बी प्रोड्यूस हो रहा है, इसको मैं सेकंड रिएक्शन लिख दूँ, सेकंड इक्वेशन बोल दूंगा, ठीक है। सी के बारे में क्या लिखेंगे, सी इज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड रिएक्शन, है ना, सी इज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड रिएक्शन, तो अब इसके बारे में क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी विल बी इक्वल टू प्लस साइन, क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है K2 इंटू ए, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूंगा, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये हो गई फंडामेंटल इक्वेशंस आपकी, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है। एक और फंडामेंटल इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक और फंडामेंटल इक्वेशन रहेगी जिसको हम लोग मास बैलेंस या फिर आप चाहिए तो मोल कंसेप्ट भी बोल सकते हो। तो वो इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ पर नोटिस करना, AT प्लस BT प्लस CT इज इक्वल टू A नॉट। कैसे आया ये, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना ना, ठीक है, मान लो A स्टार्टिंग में A था और B और C जीरो था, फिर X मोल्स करे तो उससे खत्म हुए तो उससे B बना, और Y मोल्स खत्म हुए उससे C बना, ठीक है। ये टाइम इक्वल टू T जीरो पर था और ये किसी भी T जनरल टाइम पर है। तो ये कैसा दिख रहा है, अगर मैं इनको सम कर दूंगा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा AT हो गया, ठीक है, ये मेरा BT हो गया और ये मेरा CT हो गया। इन तीनों का मैं सम करूंगा तो ये हमेशा A नॉट के बराबर ही रहेगा। तो ये भी एक इक्वेशन हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब इनसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स ला सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसमें कैसा रहेगा, फ्रॉम 1, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ए के टर्म्स को एक तरफ कर दूंगा और टी के टर्म्स को दूसरी तरफ कर दूंगा, है ना। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2, ये ए को कॉमन ले लूंगा और फिर डी ए अपॉन ए इसको एक तरफ कर दूंगा एंड माइनस ऑफ K1 प्लस K2 dt इसको एक तरफ कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। टाइम जीरो पर ये ए नॉट रहेगा एंड टी टाइम पर ये AT रहेगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन ही है जो आपको आता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ln A नॉट अपॉन AT, राइट, एग्जैक्टली यही करते थे अपन फर्स्ट ऑर्डर में, ln A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी, और यू कैन से AT क्या बन रहा है, AT बन रहा है A नॉट e की पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका AT का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड मतलब क्या थे, ये बी और सी वाले, इनको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो आप नोटिस करना दैट क्या होगा, ठीक है, ये dv बाई dt इज इक्वल टू K1 A लिखा था एंड dc बाई dt इज इक्वल टू K1 A लिखा था। इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा, db अपॉन dc, ठीक है, db अपॉन dt डिवाइडेड बाय dc अपॉन dt इज इक्वल टू K1A अपॉन K2A, ठीक है, ये A कटा, ये dt कटा, तो ये क्या आ जाएगा, db, ठीक है, इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 dc, और इनको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। टाइम जीरो पर ये भी जीरो रहेगा और टाइम t पर ये bt रहेगा, ये ct रहेगा। तो इससे क्या समझ में आ गया, दैट bt अपॉन ct इज ऑलवेज K1 अपॉन K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा
कि जिस रेशियो में बी और सी बनेंगे वो किस रेशियो में रहेंगे, उनके रेट कांस्टेंट। तो अगर K1 अगर फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है मतलब K1 बड़ा है तो बी का अमाउंट ज्यादा बनेगा, और अगर सेकेंड रिएक्शन फास्ट है, K2 का वैल्यू बड़ा है, तो सी का अमाउंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इससे मुझे अब अगर मैं इनको मैं फोर्थ इक्वेशन में डाल दूंगा, ठीक है, इसमें डाल दूंगा मैं ए टी प्लस बी टी इज इक्वल टू सी टी के अंदर, सॉरी ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी इज इक्वल टू ए नॉट के अंदर फोर्थ इक्वेशन में, तो मेरा बी टी और सी टी भी आ जाएगा। ठीक है, बट मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं बनता, देखने लायक अच्छा नहीं लगता, वो याद करने लायक भी नहीं बनता। बट ये दो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि ये आप दोनों को, ये दो तो आपको डेफिनेटली याद ही होने चाहिए, एक दो एंड ये तीसरा इक्वेशन, ये तीन अगर आप याद कर लो तो आपके पैरेलल काइनेटिक्स के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन ही आप ट्राई कर लोगे, कहाँ गया वो, हम्म, एक मिनट, हम्म, हाँ विशाल, आपका डाउट एकदम सही है, मतलब इसको और कहते हैं सीक्वेंशियल काइनेटिक्स। सो विशाल मुझसे पूछ रहा है कि ए बी में जा रहा है और बी सी में जा रहा है, ठीक है, ये भी कहते हैं, इसे सीक्वेंशियल काइनेटिक्स कहते हैं। ये हम लोग, ये मैं जेई एडवांस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है, पर अभी प्रॉब्लम कैसा है ना कि ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ठीक है, ये थोड़ा इसमें और ज़्यादा मैथ्स लगता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि अभी के लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में मैं एक्चुअली तीन चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक तो ये पढ़ाता हूँ, इसको पैरेलल काइनेटिक्स बोलते हैं, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है, फिर एक ये भी होता है ए गोज टू बी गोज टू सी, इसको सीक्वेंशियल काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, और फिर एक ये भी बोलते हैं ए बी में जा रहा है और बी में बी ए में भी आ रहा है, ठीक है, इसको रिवर्सिबल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो अभी आप लोगों के साथ में मैं पैरेलल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, एंड मैं रिवर्सिबल काइनेटिक्स भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्सिबल के बारे में बताऊंगा, बट ये सीक्वेंशियल वाला मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब ये इसमें थोड़ी ज़्यादा ही मैथ्स लगती है इंटीग्रेशन एंड ऑल में, इसमें इतना आसान इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको अभी हम स्किप कर देंगे, ठीक है, बेटर रहेगा कि हम लोग पैरेलल और एक ये जो रिवर्सिबल में बताऊंगा बस उसी के ऊपर फोकस कर लें, ठीक है। ये वैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, आज की क्लास में जो मैंने बताया है ना वो सब एक्स्ट्रा है, मतलब इट इज समथिंग विच इज ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, नीट के एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि इतने डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, ठीक है, तो ये बस मैं आज की क्लास में क्या कर रहा हूँ कि भाई मतलब अगर हमें बहुत ही अच्छा रैंक चाहिए और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम आंसर कर पाए, तो उस केस के लिए मैंने ये आपको बता दिया। अदरवाइज आप नोटिस करोगे तो पिछले 10 साल से ऐसे डिफिकल्ट वाले सेक्शन में से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम ही हो रहा है, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं।
ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, बताओ। हाँ, डी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। अब सीधे यही फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ पे आप देखोगे ना कि क्या आ रहा है, बी अपॉन सी इज इक्वल टू, ये K1 बाई K2 की वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसे 1:3 का रेशियो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट बी इज 25% एंड सी इज 75%। ठीक है, वेरी क्लोज टू दैट। तो ये आपका डी ऑप्शन आंसर बना देगा। ठीक है, अच्छा। तो ये रिजल्ट आप इसके बारे में ध्यान रखना, ये मैंने आपको पैरेलल काइनेटिक्स का बताया। बी बाय सी K1:K2 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, अच्छा। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं रिवर्सिबल काइनेटिक्स के बारे में बता देता हूँ। रिवर्सिबल, ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बताया था जब हम लोग टेम्परेचर वाला पार्ट देखना चाह रहे थे, पर अभी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा एक डिटेल और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। तो इसमें कैसा है, A goes to B and B is coming back to A। ठीक है, एंड ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, जो फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज के फॉरवर्ड इनटू ए की पावर 1, एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट इज के बैकवर्ड इनटू बी की पावर 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, initial concentration of A is A naught and initial concentration of B is 0। ठीक है,
एंड इसमें ऑब्जर्व करना, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि शो क्या करना है, जो आपको याद रखना है। शो दैट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। एक तो ये शो करना है आपको, ठीक है। एंड दूसरी चीज आपको जो शो करनी है वो ये शो करनी है कि ए का इक्विलिब्रियम पर अमाउंट इज इक्वल टू के बी इंटू ए नॉट अपॉन के बी प्लस के एफ, ठीक है। इक्विलिब्रियम बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि इनफाइनाइट टाइम पर कितना होगा, एंड बी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, सॉरी ये के एफ रहेगा, ठीक है। के बी, नहीं नहीं एक मिनट सॉरी, डी बाई ए के एफ, हाँ ठीक है, के एफ इंटू ए नॉट अपॉन के बी प्लस के एफ, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर इनके इतने कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे, ठीक है। ये ए का रहेगा और ये बी का रहेगा, ठीक है। ये शो करते हैं अपन। तो अब इसमें देखना कैसे हम लोग जाएंगे। अगर हम फंडामेंटल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ए के बारे में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, ए इज consumed in forward and reduced in backward। तो क्या लिखूंगा मैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू ए, इसमें कंज्यूम हो रहा है, एंड प्लस के बी इंटू बी, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बी के बारे में लिखना है तो बी के बारे में क्या हो रहा है, बी इज प्रोड्यूस्ड इन फॉरवर्ड एंड कंज्यूम्ड इन बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मुझे बी के बारे में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के बी इंटू बी, इससे कंज्यूम हो रहा है, एंड प्लस के एफ इंटू ए, इससे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो फंडामेंटल इक्वेशंस हुई, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ये पहली फंडामेंटल है, दूसरी फंडामेंटल है, एक तीसरी फंडामेंटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप नोटिस करना, ए टी प्लस बी टी विल बी इक्वल टू ए नॉट। ये आपका मास बैलेंस या मूल कॉन्सेप्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये ए था, ये जीरो है, ये ए माइनस एक्स है तो ये एक्स है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ए टी प्लस बी टी को ऐड करूंगा तो वो ए नॉट बना देगा, ठीक है। तो इन तीनों को आप सॉल्व कर लोगे अगर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके इनको सॉल्व करोगे तो आपका अच्छा खासा बड़ा सा इक्वेशन बन जाएगा। पर उसके ऊपर अभी मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एक्चुअली आपने देखा होगा मैंने ए टी और बी टी निकालने के लिए नहीं बोला, क्योंकि अगर आप ए टी और बी टी निकालोगे तो आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं आता है, लंबा चौड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा।
जो कि आप याद भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जो पूछा जा सकता है एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो ये इक्विलिब्रियम वाला है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि के फॉरवर्ड इंटू ए इज इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू बी, राइट, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पर इनके कॉन्सेंट्रेशन होंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन द मास बैलेंस इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन था, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर 80 की जगह मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो ये ए इक्विलिब्रियम यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ, इसको मैं ए इक्विलिब्रियम बोलता हूँ और बी इक्विलिब्रियम को पुट करता हूँ, तो ये के एफ अपॉन के बी इंटू ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए नॉट रहेगा, तो इससे मेरा ए इक्विलिब्रियम आ जाएगा के बी इंटू ए नॉट अपॉन के बी प्लस के एफ, एंड बी इक्विलिब्रियम आ जाएगा के एफ ए नॉट अपॉन के बी प्लस के एफ, ठीक है। ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट विल बी बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम, इनको मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने शो कर दिया आपको कि रिवर्सिबल में कैसा रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए याद करने लायक दो रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक इतना आज के लिए यू नो केमिकल काइनेटिक्स में इतना सफिशिएंट रहेगा। अभी मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल आपसे प्रैक्टिस करवा सकूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाइज मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, मतलब इवन द डिफिकल्ट पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड। अब इसमें जो थोड़ा एनसीईआरटी में डिटेल्स हैं, ग्रैनुलैरिटी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एनसीईआरटी का भी आप लोगों के साथ में एक क्विज डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले तो मैं खैर वो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर अपन लोग इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आप लोग थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो थे, इनमें या तो मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, स्टार्टिंग में से कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को
चलो ये ट्राई करो। पहले 5-6 क्वेश्चंस हैं ये, 1 से लेकर जहां तक आपको दिख रहा है 6 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 6, ये ट्राई करो।
आया आंसर इनके? ऑल राइट, सो एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए। इसमें? हाँ, ए ऑप्शन। इसमें क्या है? फर्स्ट। हाँ, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला हुआ है। ये एक्चुअली क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है ही नहीं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। इसमें कैपिटल के मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना बड़ा होता है, अल्फा उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1। ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया तो, और ऑर्डर फर्स्ट है तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आंसर होगा। समझ में आया विशाल? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, फिर थर्ड वाले का क्या आंसर है? बी। सेकंड सर, बी। राइट। डबल करते हैं दोनों का तो रेट 8 से इंक्रीज हो जाता है, और बी अकेले का डबल करते हैं तो डबल हो जाता है, यानी कि बी का ऑर्डर 1 है और ए का ऑर्डर 2 रहेगा। एकदम सही। फोर्थ वाले का टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल सही। ठीक है। फिर अब इसमें फॉर द रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज दिस। ये क्या क्वेश्चन हो गया? 2 दिए सर, रेट कॉन्स्ट। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब इसमें, अच्छा इसमें आपको देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए आपने, उससे पता पड़ा फर्स्ट ऑर्डर है। तो बस आपको रेट दिया हुआ है और के दिया हुआ है तो उससे आप कॉन्सेंट्रेशन बता दो। ठीक है। R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 रहेगा। ठीक है। अच्छा, देन सिक्स्थ वाले में यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो ये पर सेकंड आता है, ये तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिमॉलिक्यूलर, ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा ऐसा हो गया रट्टा वाला टाइप से, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे एग्जाम्पल वगैरह ध्यान में रहेंगे। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी में देख लेना एक बार। ठीक है। एनसीईआरटी में जो कॉमन कॉमन एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो फिर भी आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, पर ऐसे रिएक्शन देखकर आइडेंटिफाई करना ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब इसमें कैसा है, जैसे आप ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये N2O5 का डिकम्पोजिशन वाला जो रिएक्शन है ये काफी फेमस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। तो एक फिर भी आप गेस वर्क कर सकते हो, बट वो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अभी मतलब लिस्ट ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं कि उसमें से याद कर लो, रट्टा मार लो, वैसा नहीं है। तो ये आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं उनको एक बार जरूर देखना जरूर। ठीक है। ऑल राइट, सो इस तरीके से ठीक है, और भी आगे क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अब बुकलेट के और क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाओ। ठीक है। अब हमारा आई थिंक नेक्स्ट क्लास कल ही है ना? मैं एक बार टाइम टेबल चेक करूँगा तो नहीं, कल नहीं है हमारा, परसों, परसों है क्लास एक्चुअली। ठीक है। तो परसों वाली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में इसका एक असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है। क्वेश्चंस दूंगा क्लास के क्लास में ही और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिविजन करके आना। ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना,
ताकि हम लोग क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, आप लोग नोट्स वगैरह में देख सकते हो अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो क्वेश्चंस आंसर कर पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने बुकलेट मिला है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का? नो सर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आशीष से, और मैं वो एनसीईआरटी का क्विज भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो रहेगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पुराने वाले टॉपिक्स का भी थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। कुछ डाउट वगैरह पूछना है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, चलो, ऑल राइट, बाय गाइस।